Good evening. Today I am with Dr. Neeraj Sanduja. He is the founder and director of Vian Eye and Retina Center. He is an eminent eye specialist of our country. He has more than 26 years of experience internationally as well as nationally. He has done more than 20,000 cataract and retina surgeries. तो डॉक्टर साहब, जनरल पब्लिक के लिए हम थोड़ा कुछ चाहेंगे जैसे कि बेनिफिट हो सबको। जी जी। आजकल जैसे देखा गया छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा कि स्पेक्स लग जाते हैं, तो इज इट बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपोजर टू मोबाइल या टीवी ज़्यादा देखते हैं या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से मतलब बच्चों में कई और किस टाइप की बीमारी होती है अपार्ट फ्रॉम स्पेक्स? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए? जी जी, थैंक यू घनश्याम जी। एक्चुअली जैसा आपने ये बताया ना कि बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ गया है और ये सच्चाई है। आज की डेट में हम देखते हैं किसी भी स्कूल में भी जाते हैं तो लगभग 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को चश्मे का नंबर लगा ही होता है। ठीक है, तो मतलब इंसिडेंस जो है चश्मे के नंबर का काफी बढ़ गया। देखिए, इसमें ना बड़े सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ हम ये कहें कि कंप्यूटर यूजेज की वजह से या डिजिटल स्क्रीन की वजह से हो रहा है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। अच्छा। एक तो ना अवेयरनेस बढ़ गई है। जब हम अपने टाइम को याद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहाँ पे इतना हमारी आंखों पे या बॉडी की हेल्थ पे कितना ध्यान देते थे। ना ही हमारे पास सुविधाएं थी, ना ही सामर्थ्य था। तो उस वजह से काफी सारे बच्चों में चश्मे के नंबर का पता ही नहीं चलता था कि उनको है या नहीं है। पर आज की डेट में स्कूल्स ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि अपने स्कूल में वो स्कूल स्क्रीनिंग करते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होती हैं जो आई चेकअप करती हैं जब बच्चा स्कूल में जाता है, ये देखने के लिए बच्चे को चश्मे का नंबर है या नहीं है। अच्छा। बच्चा ठीक से पढ़ भी पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा। तो एक तो हो गया डिटेक्शन हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्क्रीनिंग होने लग गई है। दूसरा, जहां तक स्क्रीन की बात करते हैं तो कोरोना टाइम में भी ये देखा गया कि चश्मे के नंबर बच्चों में काफी आने लग गए। तो स्क्रीन यूजेज भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करता है। उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, जो बच्चे ज्यादातर घर में रह जाते हैं, बाहर आउटडोर नहीं जाते हैं, जिनको सन का एक्सपोजर नहीं होता है, तो आई थिंक ये फैक्टर्स भी हैं कि जो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ आंखों की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्पेक्स कुछ और भी बीमारी हैं जो बच्चों में कॉमनली हो जाती है या कुछ हम प्रिकॉशंस लें, बच्चे प्रिकॉशंस लें ताकि ये चीज़ ना आए? जी देखिए, चश्मे का नंबर एक तो इशू है ही। हम स्क्रीन पे ज्यादा काम करते हैं तो ना आंखें थकने भी लग जाती हैं, हेडेक होने लग जाता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस पे, और घर में आके गेम्स, पबजी, कुछ भी अपना वो वीडियो गेम्स में लगे हैं, तो आंखें हर टाइम ग्लूड होती हैं स्क्रीन पे, पलके नहीं झपकते हैं, तो आंखें ड्राई होने लग जाती हैं, थकने लग जाती हैं, हेडेक होने लग जाते हैं, और आप इवन स्कूल का काम भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बहुत जरूरी है कि जो स्क्रीन का यूज है बच्चों का थोड़ा कम से कम रखा, कम से कम मतलब जो मैंडेटरी है उतना हो गया। और छोटी स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। टीवी देख रहे हैं, चलो ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे आंखें थोड़ी मतलब सुकून में है। यहाँ देख रहे हैं छोटी स्क्रीन पे जोर लगा के तो काफी फोकस भी जाता है, आंखें थकने भी लग जाती हैं। तो बाय एंड लार्ज बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। बट जैसे बड़ों की बात कर रहे हैं हम, तो बड़ों में मैंने देखा है जैसे ऑफिस गोअर्स हैं, उनका मैक्सिमम टाइम लैपटॉप पे रहता है। जी 10 घंटे 8 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं जी। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? मतलब कई बार मैंने देखा है कि एक चीज़ ये देखी है कि बच्चों के या जो बड़े भी जो कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं होती है, या कई बार डिम लाइट में करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट आता होगा। आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया जो है। एक तो जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं ना, फोन पे काम कर रहे हैं, रूम डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है और आसपास की जो बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस है बराबर होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ताकि आपको स्क्रीन को देखते ग्लेयर ना पड़े। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। और दूसरा ये, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन से आंखों पे नहीं आनी चाहिए। अच्छा। उसकी जो रिफ्लेक्शन है आंखों पे आएगी तो और ज्यादा क्लियर पड़ेगा, आंखें थकने लगेंगी, चौंधियाने लगेंगी। तो ये भी बहुत जरूरी है स्क्रीन। एक तो ना क्या होता है, जैसे हम बैठे हैं तो आपका स्क्रीन का लेवल आई लेवल पे थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, ताकि आपकी गर्दन सीधी है, शोल्डर स्ट्रेट है। अगर आपका पोस्चर खराब होगा थोड़ी देर में आपको सर्वाइकल, शोल्डर पेन, सारी प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, थकने लगेंगे। जैसे बच्चे मतलब आजकल के यंगस्टर्स 10-10 घंटे काम करते हैं,
तो उनके लिए कोई ऐसा कुछ एक्सरसाइज, आइज के लिए एक्सरसाइज या कुछ सप्लीमेंट लें, जिससे जैसे कि पहले ज़माने में बोलते हैं गाजर खाओ तो आई साइट आपकी अच्छी रहती है, तो आई डोंट नो इट्स अ मिथ और इट्स एक्चुअली होता है चीज़ें ऐसा? अच्छी हैं सारी, लेकिन ये नहीं कि गाजर लेने से आपके चश्मे का नंबर नहीं आएगा, आपको आंखों में दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल तो रखना है। Right. हरी सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, कैरेट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, विटामिन सब ज़रूरी हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम स्क्रीन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो आपने एक्सरसाइज का बोला, तो इसमें एक रूल ऑफ 20-20-20 को फॉलो करना होता है। ओके। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ऑफ योर स्क्रीन वर्क, रिलैक्स फॉर 20 सेकंड्स अच्छा। एंड यू लुक एट थिंग्स विच आर 20 फीट अवे, दूर की चीजें, ताकि आंखों को थोड़ा सुकून मिले। ओके। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक, और 20 फीट दूर, मतलब दूर की चीजों को देखना है, घूमना फिरना है, आ जाओ, फिर अपनी चेयर पे बैठ जाओ। राइट राइट राइट। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम ब्रेक कोई एक्सरसाइज भी है, जैसे कई पेन की बोलते टिप थे भी होती ऐसे है, आंखों की हार्टिक तरफ वाले। लगा के एक बनाओ, इससे क्या होता है हमारी जो मसल्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं और उसकी टोन डेवलप होती इस है। पे तो- ऐसे फोकस हाँ, करना होता है। मसल्स को दिन टोन अप में करने कितनी के बारी लिए। करना चाहिए? दिन में 15-20 बार भी ऐसे कर लो, दूर से पास आ जाओ तो काफी अच्छा रहता उसके है। अलावा और कोई? दूसरा एक होता है कॉन्शियस ब्लिंकिंग। जब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, वी हैव टू बी इन हैबिट ऑफ कॉन्शियस ब्लिंकिंग। आंखें गड़ा के नहीं देखना है। अच्छा। गड़ा के देखने से क्या होता है, आईज ड्राई हो जाती हैं, टीयर फिल्म उड़ जाती है, और आपकी आंखों में फिर फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेडनेस, पेन, और जैसे दिन गुजरता जाता है आपकी हालत खराब होती चली जाती है। इतनी खराब भी हो जाती है आपको लगता है स्क्रीन पे बैठने से ही मुझे डर लगने लगा है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, राइट। चीज़ों को समझना है कि हम कॉन्शियस ब्लिंकिंग कर रहे हैं काम करते हुए, हर आधे घंटे बाद रेस्ट ले रहे हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन पानी पी रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों से ना काफ़ी हेल्प रहती है। और अगर ड्राइनेस ज़्यादा रह जाती है तो एक ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप आंखों में, आंखों को नमी देने के लिए। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो ड्रॉप्स भी डालिए। फिर भी अगर दिक्कत परसिस्ट करती है, आपका हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चश्मे का नंबर ही ना हो। Right. हम जिसको सोच रहे हैं कि स्ट्रेन पड़ रहा है हाँ, स्क्रीन से, बट है चश्मे का नंबर। राइट राइट। 40 के हो गए हैं, रीडिंग का नंबर वैसे ही आने लग जाता है। तो ये बहुत चीजें जरूरी है। अभी कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं ठीक हो रही, तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास, उससे चेकअप करवाइए और रूल आउट करवाइए कि कहाँ पे दिक्कत है, ताकि आपको हेल्थ में एक ठीक चीज रहे। डॉक्टर साहब और देखिए, मैंने जितने भी लोग हैं मोबाइल ऐसे, मतलब कई लोगों को मैंने देखता है चलते चलते भी मोबाइल इस लेवल पे होता है। आज मेरे हिसाब से तो जब आप ऐसे देखते हैं मोबाइल, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। कहीं से भी आप किसी मसल्स को लगातार एक पोस्टर में लेके बैठे हो तो आएगी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बट इसका एंगल से आई का इफेक्ट एंगल से तो नहीं होता सर, ये है कि आप होल्ड करके मत रखिए अपना टाइम। यहाँ पे सामने वो स्टैंड भी आते हैं, वहाँ रख लिया, उससे काम कर लिया। अच्छा, मेरे को ऐसे ध्यान है, एक कायरोप्रैक्टर ने बोला था कि यू शुड होल्ड योर मोबाइल लाइक दिस, कैसे ताकि भी आपका सर्वाइकल नहीं होगा। हम बट किसी भी पोजीशन में रखेंगे, हाथ आपका अगर एक ही पोजीशन में रहेगा तो यहाँ तो पेन रहे, पेन रहेगा, आएगा। उससे आइज का इतना वो आइज का कोई वो नहीं है, और जैसे- हमेशा आर्म लेंथ पे रखा जाता है स्क्रीन का, जो भी आर्म लेंथ पे हाँ, बट एंगल से इतना फर्क नहीं एंगल से पड़ता। इतना फर्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे लोग चलती गाड़ी में भी पढ़ते हैं या कुछ, बट हाँ, गर्दन यूं झुका के चलोगे तो ज्यादा, फिर गर्दन में भी पेन ज़्यादा पेन हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमारे मतलब 40-50 साल के लोग होते हैं, मैंने देखा है नॉर्मली कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। जी। अब हम लोग तो कई लोग बोलते हैं काला काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, आई डोंट नो, बट नॉर्मल जनरली बोलते हैं कैटरेक्ट की Cataract, सर्जरी के लिए होती है। बट क्या एग्जैक्टली होता है काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया? कैसे पता लगेगा कि हमें काला मोतिया है या नहीं है? जी जी, देखिए ऐसा है, काला मोतिया को ना साइलेंट थीफ ऑफ आईसाइट बोलते हैं, काला चोर आंखों का। अच्छा। काला मोतिया काला चोर आंखों का। Okay. इसमें क्या होता है, हमारी आंख का प्रेशर बढ़ने लग जाता है और हमारी आंख की नस जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको डैमेज करने लग जाता है। ओके। और इसके सिम्टम्स जनरली होते ही नहीं है, अनलेस एंटिल की एक्यूट अटैक हो जाए, ग्लाकोमा काले मोतिये का, इसको ग्लाकोमा बोलते हैं काला मोतिया। अगर प्रेशर एकदम नॉर्मल प्रेशर 10 से 20 होता है आंख का मिलीमीटर मर्करी, वो 20 से ऊपर 30 भी हो जाए तो पेन इतना नहीं होता है। अच्छा। तो लेकिन अंदर ही अंदर वो 30 का प्रेशर कई सालों तक चलता रहेगा तो आंख की नस को पूरा डैमेज कर देगा और आप Okay. ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अच्छा। तो हर 40 की अगर आपकी एज हो जाती है या आपकी फैमिली हिस्ट्री ग्लाकोमा की है, ओके। तो आपको 40 साल की एज में तो आई चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करवाना है। चश्मे का नंबर नहीं, आई का प्रेशर चेक करवाना है, कैटरेक्ट तो नहीं, ये चेक करवाना है, रेटिना में कोई चेंजेस तो नहीं है, तो सारी चीजें देखी ये देखा जाता है। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या डिफरेंस? काला मोतिया का मतलब होता है आंख का प्रेशर बढ़ना, अच्छा। आंख की नस ऑप्टिक नर्व डैमेज होना। ओके। सफेद मोतिया एज रिलेटेड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, आंख के अंदर जो लेंस होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है।
वो लेंस एज के हिसाब से धीरे धीरे वाइट होने लग जाता है, जिसको हम सफेद मोतिया या कैटरैक्ट बोलते हैं। ओके। ये सभी को आता है, किसी को 40 साल में, किसी को 50 में, किसी को 80 में। अच्छा, इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने बोला किसी को जेनेटिक 40 फैक्टर्स हैं, हर एक का अलग अलग चलता है। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जल्दी आएगा कैटरैक्ट। आप स्मोक करते हैं, आपको जल्दी आएगा कैटरैक्ट। ओके। आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, जल्दी आएगा कैटरैक्ट। तो जो रिस्क फैक्टर्स है ना, जैसे शुगर कंट्रोल करो, स्टेरॉइड अननेसेसरी नहीं खाने हैं, राइट राइट राइट, तो ये चीज, और स्मोक नहीं करना है, जो चीजें बचाई जा सकती हैं, हाँ, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो उससे रखें। फर्क। बाकी जो नेचर जब करेगी करेगी। और कैटरैक्ट सर्जरी बहुत सेफ सर्जरी है, और लेंसेज भी ऐसे ऐसे डाल जाते हैं कि आपकी दूर नजदीक की दोनों ही रोशनी अच्छी हो जाती है, आपको चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती। मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं, ट्राईफोकल लेंसेज। एक चीज और पूछनी थी, जैसे एक आई की आपकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई, तो ये क्या जरूरी है कि दूसरे की भी करानी पड़ेगी या नहीं? ऐसा होता है जब कैटरैक्ट ना, कभी ना ये होता है एक आंख में ज्यादा है, दूसरे में कम है, दूसरे में कम है, विजन 6/6 है, तो चलने दो। अच्छा। जिसमें दिक्कत आ रही है उसको ऑपरेट करते हैं, राइट। और फिर लगता है हाँ दूसरे से भी दिक्कत आ रही है, ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, ग्लेयर पड़ती है, तो कर देंगे, उसको भी कर देंगे। अच्छा, अदरवाइज जरूरी नहीं, ऐसे अगर नहीं, कोई ना- प्रॉब्लम नहीं, नहीं है वो तो तो मतलब 2-4 साल ऐसे ही निकल जाए। अच्छा, 2-4 साल भी निकल सकते हैं। हर पेशेंट अलग अलग होता है। हाँ 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 हाँ। तो ये सफेद मोतिया होता है, जिसको हम सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। Okay. काले मोतिया की प्रिवेंशन करनी होती है, टाइमली डिटेक्शन करना होता है, और टाइमली ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि आप ब्लाइंडनेस की तरफ ना जाए। उसके लिए आपने बोला 40 के बाद हमें हर साल के साल एक बार साल में एक चेकअप बार आंखों में चेकअप करवाना है, कराना रूटीन। चाहिए, रूटीन कराना चाहिए, जैसे बाकी चीजें बोलते हैं वैसे जैसे एक हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो हाँ। आंखें भी एक हेल्थ चेकअप का पार्ट है कि वो होनी चाहिए। राइट, राइट, सिर्फ बहुत ऑप्टिशियन है। के पास जाके चश्मे का नंबर दिखवाना एक कंप्लीट चेकअप नहीं है। हाँ, राइट। आपका स्लिट लाइन एग्जामिनेशन होना है, फंडस एग्जामिनेशन होना है, आई प्रेशर चेकअप होना है, तो ये एक डॉक्टर ही अपना वो कर पाएगा। राइट राइट राइट। और आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन करवा पाएंगे। हाँ हाँ। जी। इसके अलावा कुछ आप जनरल पब्लिक को कुछ टिप्स देना चाहें, या क्या हमें प्रिवेंटिव करना चाहिए ताकि हमें आइज़ की प्रॉब्लम, जैसे हमारे बुजुर्ग थे, उनको तो हमारे फादर साहब थे, उनको एंड तक चश्मा नहीं लगा, 89 ईयर्स, जी, जी। उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यंग जनरेशन में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आती जा रही है। एक तो ये है कि स्क्रीन यूजेज कम से कम रहना चाहिए, राइट। और जो मैंने बताया रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करो, ब्रेक्स लो, ब्लिंक करो। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाने वाले हो गए हैं, तो उस टाइम उनका आई चेकअप हो जाना चाहिए। उनका अल्फाबेट की पहचान है, ताकि उनमें ग्लासेस का नंबर है या नहीं वो डिटेक्ट करके उनको टाइम पे दिया जा सके। ना दें तो क्लास में परफॉर्मेंस भी खराब होने लग जाती है, क्योंकि दिखता है नहीं पीछे बैक बेंच पे, तो हम सोचते हैं बच्चा नालायकी कर रहा है, समझदार नहीं है। अरे उसको दिख ही नहीं रहा तो करेगा कैसे? तो आई चेकअप स्कूल जब बच्चा जाता है तो चेकअप होना चाहिए। दूसरा, हमारी एज 40 ईयर हो प्लस हो गई है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप होना चाहिए। मान लो सब ठीक ठाक है तो 2 साल में चेकअप करवा लिया। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, हरी सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, एक्सरसाइज, वॉकिंग, वो सब मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड भी रहे और हेल्दी विजन रहे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता कलर ब्लाइंडनेस का। हाँ, वो वी आर बॉर्न विद दैट। मेरे को भी ऐसे ध्यान है, जब हम आईएएस का इंटरव्यू के बाद मेडिकल चेकअप के लिए गए, तो तब उन्होंने कहा कि आपका कलर ब्लाइंडनेस के भी चेक करना है, तो अभी विद एज चेक कराना करवा चाहिए। लेना चाहिए। देखो, कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर है तो कम से कम आपको रहता है आने वाले टाइम में हमने कोई ऐसे जॉब प्रोफाइल में तो नहीं जाना ओके, जहाँ पे हमें कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमें अनफिट ना कर दें। तो वो इसलिए है, बाकी तो लाइफ नॉर्मली चलती है, और पार्शियली ब्लाइंड होते हैं हम यूजुअली। टोटल कलर ब्लाइंडनेस तो अनकॉमन है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इट्स अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा। interact with you. एक्चुअली सोसाइटी के लिए लोगों को पता रहता है कि हम लोगों को कई बार पता ही नहीं होता, तो जी, जी, जी। मैं सोचा कि एक बारी पब्लिक को सो advantage हो। नाइस ऑफ यू, आपने मुझे बुलाया, और इस एक तो आपका प्रोफेशनल अप्रोच है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। तो मतलब अच्छी नहीं, बात हमें है कि लगता आपने है- सोसाइटी के लिए, हमें लगता है कुछ करना चाहिए, तो आपने मैसेज दे दिया। जी। आई थिंक यूजफुल रहेगा जनरल पब्लिक। पेशेंट्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और हमारी सोसाइटी के लोग तो वैसे हाँ जी, हाँ ही स्पेशल है हमारे लिए। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।